हेलो एवरीवन, समय के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ पेपर कोड 902 जो अभी लास्ट वीकेंड ही ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इसके आंसर्स मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने की कोशिश की है और इस सेशन का उद्देश्य ये है कि हम आपको ये बता पाएँ कि लेखन शैली में उत्तरोत्तर सुधार कैसे किया जाए, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपकी मानसिकता क्या हो और आप किस प्रकार से आंसर की तरफ अप्रोच कर पाएँ। लेट्स स्टार्ट विद, ये आप देख पा रहे हैं लेफ़्ट साइड में हिंदी में आंसर्स हैं और राइट साइड में इंग्लिश में। ये मेरी हैंड राइटिंग है। मैंने ही कोशिश की इनको 3-3 घंटे में ख़त्म करने की। अगेन यू मे टेक इट एज अ डिस्क्लेमर और यू मे टेक इट एज एन एडवाइस। मैं शायद दुनिया के सबसे अच्छे आंसर्स नहीं लिखती, पर मैं यहाँ आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अगर इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करती तो मेरा आंसर कैसा होता। यदि आप इसे कुछ सीख पाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक कार्ड राशन कार्ड योजना का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। आपने अगर अपने समय को रिकॉल कर पाएंगे, एक साल पीछे जा पाएंगे तो आपको याद आएगा कि ये योजना काफ़ी टाइम से चर्चा में थी कि इसको लाएंगे, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत तब महसूस हुई जब कोविड ड्यूरेशन आया और बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स अपने यहाँ से जो उनका वर्क प्लेस था उनसे वापस जा रहे थे। तो चैलेंज डबल था। एक तो उनका परिवार पीछे उनके गृह राज्य में था और वो खुद माइग्रेट हो रहे थे या कहीं और से राशन का भुगतान ले रहे थे। तो इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए एक कॉमन डेटाबेस बनाया गया और राज्यों के जो अलग अलग पीडीएस थे उनको इंटीग्रेट किया गया। तो इसको एड्रेस करने के लिए जो मेरे दिमाग में सबसे पहले बात आई वो ये था कि ये आधार टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। दूसरा, ये स्कीम किन के लिए थी? जो लोग प्रवासी मजदूर थे और उनके परिवारों को, दोनों को, क्योंकि आधा परिवार कहीं और था और आधा परिवार कहीं और था। दूसरी बात ये कि ये थी पीडीएस से रिलेटेड। तो इसको मैंने इस तरीके से आपके सामने अटेम्प्ट किया है। गौर करने लायक बात यह है कि जहां मैंने UIDAI लिखा है, पीडीएस लिखा है, माइग्रेटरी लेबर्स एंड देयर फैमिली लिखा है, इसको मैंने बोल्ड मार्क से लिखा है, यानी मोटे काले पेन से लिखा है ताकि दूर से देखने से ही समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, MSME का जो नया वर्गीकरण आया था उससे रिलेटेड। इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सभी लोगों को पता होता है कि RBI के द्वारा बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स को ये फैसिलिटी दी जाती है कि वो ओवरनाइट पे ले पाएँ कर्ज को। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें इसका फॉर्मूला लिखना चाहिए। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं लिखा है तो आपकी बहुत अच्छी इंप्रेशन नहीं जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू एम्फसाइज कि आप इसको हाईलाइट करके लिखें, बोल्ड मार्क में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर मुद्रास्फीति क्या होती है? मेरे ख्याल से बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बोल्ड पेन का यूज़ किया है और फॉर्मूला लिखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से बैंकों को अनुसूचित उसमें रखा गया है? कौन से बैंकों को रखा गया है या किसको कहते हैं वो हमें पता है कि शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं, लेकिन हमें एग्जाम्पल ज़रूर लिखने चाहिए। तो मैंने यहाँ भी एग्जाम्पल लिखा है और यहाँ भी एग्जाम्पल लिखा है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, भेद स्पष्ट करने, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और यहाँ भी विस्तारवादी मौद्रिक नीति और संकुचनधारी मौद्रिक नीति। ये कोविड से रिलेटेड टाइम पे ज़्यादा डिस्कशन हुआ था कि एक वर्ल्ड एक बार फिर से रिसेशन में चला गया था, ऑलमोस्ट सारी इकोनॉमीज़ में डिप्रेशन चल रहा था, तो कौन से देश ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो मुझे याद है हम 2008 में जो डिप्रेशन आया था, ग्रेट डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, उससे कैसे उबर पाए थे। तो 1927 का जो था, उनके कंपैरिजन पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि 1927 में तो ये वाली नीति अपनाई गई थी और 2008 में ये वाली नीति अपनाई गई थी। ये क्या थी? यानी जब मार्केट में डिप्रेशन आ रहा हो तब आप बहुत सारा पैसा रिलीज़ कीजिए, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ा दीजिए, ये विस्तारवादी है, और इसका उल्टा संकुचनधारी होगा। तो इसको लिखने अटेम्प्ट करने के लिए आपको दिए गए स्पेस को 2 भागों में बांट दीजिए और जितने आपको याद आ रहे हैं आमने सामने कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए लिख दीजिए। ये इसको लिखने का तरीका होगा। यहाँ देखिए, जून 2020 में शुरू किए गए गरीब कल्याण योजना, राजस्थान इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी था, इसलिए ये स्कीम हमारे लिए याद रखनी ज़रूरी थी।
यहाँ देखिए मैंने इसको बोल्ड से लिखा है, अगेन प्रवासी मजदूर प्रभावित नागरिकों के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक जो थे ना वो भी प्रभावित हुए थे। खास बात क्या थी, 125 दिन का रोजगार था। और क्या खास बात थी, 6 राज्यों के 116 जिलों में किया गया था, जिसमें राजस्थान शामिल था। ये मैंने लिखा है स्पेसिफिकली, जब तक आप बताएंगे नहीं एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा। सेम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ दिखेगा, इंक्लूडिंग राजस्थान 6 स्टेट्स 116 डिस्ट्रिक्ट्स। सो दिस इज हाउ आई राइट द आंसर्स। लेट्स लुक फॉर द नेक्स्ट। इसके लिए मुझे दिखा नहीं था कि क्या व्हाट वाज आस्क्ड, मे बी इट वाज मिसप्रिंटेड ऑन माय पेज, सो आई डिड नॉट अटेम्प्ट इट। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। ये तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं कि कोई ये पूछे कि कोविड-19 के बावजूद 2020 में भारत की आश्वासन वैदेशिक संतुलन, यानी जो हमारे पास में एक्सटर्नल बैलेंस पोजीशन थी, वो अच्छी क्यों थी। मान लीजिए आपने इस आंसर को कभी पढ़ा नहीं, तो व्हाट स्ट्रेटजी कैन बी देयर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर मंदी चल रही है फिर भी हमारे पास विदेशों से जो धन है वो इकट्ठा है, यानी पॉजिटिव में जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो कम होता जा रहा है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। जितने भी रीज़न है उन सबको बढ़ा के लिख दीजिए। कहने का मतलब हम विदेश से कुछ मंगवाए नहीं, तो यानी इंपोर्ट कम कर दीजिए। सिमिलरली रेमिटांसेस, जो लोग बाहर रह रहे हैं उन्हें देश में धन अच्छा भेजा, तो रेमिटेंस लिख दीजिए। फिगर्स ज़रूरी नहीं आपको फिगर याद हो, लेकिन इतना तो हम समझ का विकास हमारा हो जाता है कि हम देख सकते हैं कि विदेशों से जो धन आना चाहिए था अलग अलग माध्यमों से, अच्छा इंपोर्ट बढ़ा है तो हमने एक्सपोर्ट भी तो बढ़ाया, इंपोर्ट कम हुआ है तो एक्सपोर्ट भी तो कुछ चीज़ों का किया होगा। तो लिख दीजिए दवाइयों का एक्सपोर्ट। सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट तो हमने नहीं किया होगा, लेकिन हमने दवाइयों का एक्सपोर्ट किया है, हमने मेडिकल इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट किया है, इनके साथ साथ में हमने वैक्सीन्स का भी एक्सपोर्ट किया है, हमने बेची हैं, उनसे ही पैसा आया होगा। तो आप इतना तो एटलीस्ट लिख ही सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल कि हो क्या रहा है, कि पैसा आया कहाँ से, यार हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ा कैसे। दूसरा आपने देखा होगा कि रिलायंस जियो में और अदानी ग्रुप में बहुत इन्फ्लो हुआ था, बहुत बड़ी बड़ी डील्स थी, न्यूज़ में बहुत आई थी। तो पॉइंटर्स को कनेक्ट कीजिए और इंक्लूड करने की कोशिश की एग्जाम्पल को। जैसे ही आप ऐसे एग्जाम्पल्स लिखेंगे आई एम श्योर आप एक्स्ट्रा इंप्रेशन बना पाएंगे। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, देयर इज़ नथिंग टू डिस्कस न्यू अबाउट इट, सबको पता है कि क्यों होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री लघु उत्साहन प्रोत्साहन योजना, कुछ टिटबिट्स हैं, 10 करोड़ तक का लोन है और कितनी सारी फैसिलिटीज़ सीएम ने अनाउंस की हैं बजट भाषण में, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड थी। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, इनके लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरी जो यूएसपी मैं उधर आपको लेकर के आना चाहती हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ कि नई चीज़ें कहाँ से हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मिड डे मील में उत्सव भोज योजना, ये यहाँ भी इसी नाम से आएगी, उत्सव भोज। अब मिड डे मील जिसको बिल्कुल नहीं पता, मान लीजिए उत्सव भोज के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो भी कहाँ से वाइल्ड गेस लगाएं। हमें पता है मिड डे मील कहाँ चलता है, स्कूलों में, और वो भी स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो एक तो हमारा पॉइंटर यही होना चाहिए कि हम ये बता पाएँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में चलती है योजना। अब गवर्नमेंट स्कूल में उत्सव भोज कहाँ से होगा। मिड डे मील के समय में सरकार जितना कर सकती है उतना कर रही है बेस्ट, तो उत्सव भोज कौन करवाएगा। मान लीजिए मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं जाकर के स्कूल में खाना देती हूँ, ये उत्सव भोज है। तो ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स हो सकते हैं, उसी को इंक्लूड करना था। तो इट इज़ एग्जीक्यूटेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ राजस्थान। देन एनीबडी कैन प्रोवाइड कंप्लीट मील, स्वीट्स, यूटेंसिल्स दे दो, रॉ मटेरियल दे दो, वही उत्सव भोज योजना है। सिमिलरली ये मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना थी, युवा संबल योजना, which provides a kind of relief to unemployed people, unemployed youth। उसमें था 3,000 और 3,500 रुपये। तो ये तो डेटा फैक्ट से याद करने से रिलेटेड था। आगे चलते हैं। ये दिस इज हाउ आई हैव ट्राइड टू राइट इन अ डिफरेंट वे। हाई पावर्ड मनी क्या है, आप इस तरीके से लिख सकते हो कि हाई पावर्ड मनी के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, या फिर आप 1 2 3 4 करके लिख सकते हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज नेवर एवर डोंट राइट इन पैराग्राफ फॉर्मेट। एटलीस्ट आरपीएससी एग्जाम्स में आपको पैराग्राफ के फॉर्मेट में नहीं लिखना है। जितने बुलेट्स उतनी ही अच्छी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्क्स। ये देखिए, राज्य की प्रति व्यक्ति आय का आकलन कैसे किया जाता है। इसको यदि आप शब्दों में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, राज्य की कुल निवल आय को मध्यम वर्गीय कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त हुई राशि को राज्य की कुल प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, विच इज़ वेरी लेंदी टू रीड
एंड वी डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो इसका फॉर्मूला लिख दीजिए ना सीधे, स्टेट्स पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। लेकिन जो टॉपर होगा वो क्या खास करेगा, वो लिख करके आएगा क्योंकि उसने पढ़ा था। अब जब बड़ा है तो कहीं ना कहीं तो इंसर्ट करना ज़रूरी है ना। तो व्हाट आई इंसर्ट, हाउ आई इंसर्टेड कि ₹1,09,386 वॉज पर कैपिटा इनकम ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग 2021। कुछ लोग पूछते हैं ना कि करंट अफेयर्स को कैसे इंक्लूड करें। दिस इज हाउ करंट अफेयर्स इज इंक्लूडेड इन योर आंसर्स। नेक्स्ट इज राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। आपको बताना होगा कि कब लॉन्च हुई। यहाँ जैसे मैं जितने भी फिगर्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है, 94, 2009, 2021। फिर मिलेगा क्या, कृषक और साथी दोनों की सहायता करनी है। मान लीजिए आपको नहीं याद है क्या फिगर्स हैं और आपको एक एब्सर्ड गैस लगाना हो, तो भी ये तो समझ में आता है कि राजीव गांधी के नाम से है तो मतलब राजस्थान में होगा। आज के दिन करंट गवर्नमेंट जो है ना वो राजस्थान में कांग्रेस की है, तो अगर इस नाम से कोई योजना नहीं आई है तो यहीं आएगी, सेंटर में तो नहीं आएगी। नेक्स्ट इज कृषक और उसकी साथी की सहायता करनी है। तो कृषक की सहायता कैसे करेंगे और साथी की सहायता, कृषक साथी होगा कौन, तो वो लेबर्स होंगे जो कि खेती में काम करते हैं, यानी खेत में काम करते हैं। उनकी सहायता कैसे की जाएगी, तो यदि मान लीजिए उनका एक्सीडेंट हो जाता है या उनकी अनटाइमली डेथ खेत में काम करते वक्त या फिर विपणन जो APMCs हैं उनमें काम करते वक्त हो जाती है, तो उनको कुछ अनुदान मिलेगा, उनको कुछ कॉम्पनसेशन मिलेगा। अगर आपको फिगर्स याद नहीं है तो भी इतना तो आपको ज़रूर लिख के आना चाहिए। अच्छे मार्क्स स्कोर करने का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आपको करना क्या चाहिए, अगर उससे रिलेटेड फैक्ट्स याद है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखिए या फिर उसके बारे में कुछ कुछ लिखिए, लेकिन लिखिए। नेक्स्ट इज राज कौशल पोर्टल के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये भी कोविड टाइम पे आया था, याद है तो ज़रूर बताइए, नहीं याद है तो ये तो समझ सकते हैं राज कौशल मतलब राजस्थान का, कौशल का मतलब स्किल से रिलेटेड, पोर्टल यानी कोई एक वेबसाइट होगी। अब स्किल की वेबसाइट क्या काम करती है, इससे तो कोई मतलब है नहीं कि इतने सारे लोगों को हमने ये हुनर सिखा दिया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि जिनको हमने हुनर सिखाया है, हुनर की ट्रेनिंग दी है या स्किल सेट है, उसको मैप किया जाए एम्प्लॉयमेंट के साथ में, यानी जो एम्प्लॉयमेंट देंगे यानी रोजगार प्रदाताओं के साथ में इसको लिंक करना। सो यही तो इसका उद्देश्य था, रोजगार प्रदाता और प्रवासी मजदूरों को एक साथ जोड़ना। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कि कोई नया क्वेश्चन है उसको लिखना कैसे है, यानी उसकी तरफ सोचना कैसे है। मान लीजिए इसके बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप कैसे उसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं। सिमिलरली किसी भी शहर के मास्टर प्लान से आप क्या समझते हैं। अब सुनने में लगता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आना चाहिए था, मास्टर प्लान कहाँ से आ गया। लेकिन मास्टर प्लान का मतलब होगा 20-30 साल की योजना बना करके किसी भी शहर का विकास किधर किया जाएगा, किस प्रकार से नई सड़कें बनेंगी, नई कॉलोनीज बसाई जाएंगी, उनके लिए जो ज़रूरत के सामान जैसे हॉस्पिटल्स या स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ कैसे डेवलप की जाएंगी, उन सब के लिए कोई प्लान बनाया जाता है, वो मास्टर प्लान कहलाता है। एकदम बेसिक सा आंसर था। दिस इज व्हाट आई रिटन हियर, अ मास्टर प्लान ऑफ एनी सिटी प्रोवाइड्स अ विजन ऑफ ऑन अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर इट्स डेवलपमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 20 ईयर्स। अच्छा, राजस्थान में किसका हो सकता है, सबसे बड़ा शहर जयपुर, बिना सोचे समझे है कि नहीं है भूल जाइए, लिख दीजिए एग्जाम्पल JDA जयपुर का मास्टर प्लान। ईयर याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो लिखिए। ये सारे उत्तर आपको आएंगे कैसे, मतलब आपने देखा होगा मैंने हर एक में एग्जाम्पल डालने की कोशिश की है। जब भी कुछ भी पूछा गया है, किसी की डेफिनेशन पूछी गई है तो मैंने एग्जाम्पल डालने की कोशिश की है, तो आपको इस चीज़ को भूलना नहीं है। अब चूंकि जोधपुर भी एक बड़ा शहर है, कोटा भी एक बड़ा शहर है, आप उसके लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको फिर उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि मास्टर प्लान बनाएगा कौन, डेवलपमेंट अथॉरिटी तो बनाएगी। यहाँ चलते हैं, महिला शिक्षण विहार, ये तो हमारे उसमें था इकोनॉमिक रिव्यू में से आया है क्वेश्चन। शिक्षण विहार यानी विहार यानी रेजिडेंशियल होगा,
नाम से समझ सकते हैं। महिला शिक्षण विभाग, बालिका नहीं है ये, महिला है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कुछ महिलाओं के लिए स्पेशल रेजिडेंशियल किया गया है। अब ये महिलाएं कौन सी होंगी, पढ़ा रही हैं महिलाओं को, यानी स्पेशल नीड की वुमेन है जिनकी तो पढ़ाई छूट गई है या किसी और कारण से वो डिप्राइव्ड रही हैं। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सी, कम से कम शब्दों में आप कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से वुमेन, एज ग्रुप 15 से 23, विडो, डाइवोर्स, डिप्राइव्ड, ड्रॉप्ड आउट और ट्राइबल, करेक्ट। फिर मैंने फैसिलिटीज 3 ये एरो बनाए और 3 फैसिलिटीज लिख दी 3 शब्दों में। यदि इसको मैं इलेबोरेट करती तो मेरे ख्याल से मुझे 5-6 लाइन्स चाहिए होती। इतना ही स्पेस मिलता है आपको, बहुत कम शब्दों में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करनी है। सो दिस कैन बी वन ऑफ द वेज टू राइट। लेट्स गो नेक्स्ट। आपको ये इसके PDF इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिर वित्तीय समावेशन में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का क्या योगदान है। अभी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की व्याख्या पहली बार आई थी 2016 में, जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था जन धन योजना, जब खाते खोले गए थे। अब गांव में ऐसे लोगों के भी खाते खोले गए जहां जिस गांव में दूर दूर तक या ढाणियों में दूर दूर तक ATM की फैसिलिटी थी नहीं, और खाते खोल दिए तो उसमें से पैसे का ट्रांजैक्शन होना भी ज़रूरी है। कई बार आप पैसा लेंगे, कई बार आप पैसा देंगे, तो उन कामों के लिए इन लोगों की नई भर्ती की गई थी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। और जब इतना याद है तो इनके जो भी काम है आप लिख दीजिए। वृद्धजनों को दूर दराज के इलाकों में जहाँ ATM फैसिलिटी या बैंक की ब्रांचेस नहीं है वहाँ स्पेशल काम करते हैं। पूछा यह गया है कि इनकी भूमिका फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या है, तो भाई ये तो पिलर्स हैं। दूर दराज के इलाकों में लोएस्ट लेवल तक पेनिट्रेशन के लिए ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आई हैव इंक्लूडेड हियर। दे हैव हेल्प्ड इन ओपनिंग अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पेनिट्रेशन। अब अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर वाले सवाल हैं। 2 चीज़ें पूछी गई हैं। मेरी आंसर को अप्रोच करने की जो स्ट्रैटेजी रहती है उसमें मैं क्या करती हूँ, 2 चीज़ें पूछी हैं, इसका मतलब सीधी सी बात है ये भी 2.5 मार्क्स का है और ये भी 2.5 मार्क्स का है। तो सबसे पहले दिए गए स्पेस को 2 भागों में बांट दो, किसी को मत पूछो, कोई किसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों को बराबर स्पेस मिलना चाहिए, तभी हम दोनों के साथ जस्टिस कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि स्केल लेकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 2 चीज़ें पूछी हैं, ऊपर वाले में लिखा जो पूछा गया PM मत्स्य संपदा योजना, और नीचे वाले में पूछा गया PM गरीब कल्याण अन्न योजना। हियर ऑल्सो व्हाट आई हैव ट्राइड टू राइट, देखिए कैसे किया जाएगा। तो 4 मार्कर, हाउ, वही 4। तो अब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि 4 किसके बुलेट्स हैं, इस हाउ के बुलेट्स हैं। सिमिलरली यहाँ कैसे, तो उसके 4 बुलेट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, PM गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के टाइम पे शुरू की गई, फ्री में अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब इसको करंट अफेयर से लिंक कैसे करना है, ये देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा है 30 नवंबर 2021 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इट इज़ अ करंट अफेयर and we need to include it to show that we are updated with all the happenings around. Let's go for next question. यहाँ ये पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के महत्वपूर्ण प्रावधान यानी इम्पोर्टेंट उसके प्रोविजंस के बारे में। अब जो इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं यहाँ देखिए, 5 नंबर का सवाल है तो कम से कम 5 प्रोविजन आने चाहिए। पहला प्रोविजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 6ठा। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव गिवन माई सेल्फ rather the examiner evaluator a hint that I have mentioned 6 points and you have maximum marks to give is 5। तो कम से कम मुझे 4 नंबर मिल जाने चाहिए क्योंकि मैंने सारे कंटेंट ठीक लिखा है और मोस्ट अप्रोप्रिएट लिखा है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस आंसर को यदि आप लाइंस में लिखते तो शायद समझ में कम आता, पर यहाँ मैंने हेडिंग डाल करके वैसे लिखा है, ये देखिए। तो जितने नंबर का सवाल हो उतने बुलेट्स ज़रूर बना करके आने, उससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। इमेजिन कीजिए इसमें मैंने सिर्फ 3 ही बुलेट्स को इंक्लूड किया होता तो मेरे लिए मैक्सिमम मार्क्स का स्कोप सिर्फ 3 ही होता, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 ही बुलेट लिखी हैं। ये मैंने देखा है, ये ट्रेंड RPSC में से चलता है कि जितने मार्क्स के हैं उतने आपको बुलेट ज़रूर लिखनी चाहिए, जितने डायमेंशन को ज़रूर कवर करना चाहिए। तो यहाँ देखिए जुरिस्डिक्शन मुझे बताना था। अब
कम से कम शब्दों में सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट को 1 करोड़ तक के रुपए के लिए, स्टेट्स को 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के लिए, और नेशनल लेवल का जो कोर्ट होगा उसको अबव 10 करोड़ रुपए तक के मामले सुनने का अधिकार है। इसी बात को मैंने यहाँ हिंदी में लिखा है। लेट्स गो नेक्स्ट। एकीकृत भुगतान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, खूब चर्चा में आया था। कब? जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो हम क्यों ना इस बात को यहाँ इंक्लूड करें कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है क्या। तो ये इंटरफेस एक सिस्टम है जो कि देता है हमें एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने का, सेम बैंक से सेम बैंक में ट्रांसफ़र करने का, बहुत सारे बैंक्स को एक ऐप में इंक्लूड करने का। जैसे आपने देखा हो पेटीएम से या गूगल पे से आप किसी भी बैंक को, फ़ोन नंबर को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। बार बार आपको IFSC कोड डालने की ज़रूरत है नहीं। तो सारी बातें मैंने यहाँ लिखी हैं। देयर इज़ नो नीड टू एंटर अकाउंट नंबर, IFSC, डेबिट कार्ड नंबर, सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज़ 24/7 अवेलेबल। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि बनाया किसने? तो ये बनाया है NPCI ने। अब चूंकि 5 नंबर का सवाल था तो देखिए यहाँ भी एक छोटा सा कंक्लूजन है। इन दिस वे दिस एक्ट हैज़ स्ट्रेंथन्ड द पावर्स ऑफ कंज्यूमर एंड कोर्ट्स। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कंक्लूजन लिखा है, UPI हैज़ हेल्प्ड इन मूविंग टू कैशलेस इकोनॉमी एंड इट हैज़ ईज्ड द यूज़ ऑफ ई-मनी। तो मेरे ख्याल से एक एक लाइन का छोटा सा इसका सॉल्यूशन लिखना या निष्कर्ष लिखना बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा आपके इफेक्टिव आंसर राइटिंग में। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट आस्क मी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है, फिर सांविधिक तरलता अनुपात क्या है। इसको मैंने अटेम्प्ट कैसे किया? ब्लैक पेन लिया, लाइंस गिनी, 1 2 3 4 5 लाइन, छठी लाइन, और टोटल 10 लाइनें थी तो छठी लाइन से मेरा ये शुरू हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ सांविधिक तरलता अनुपात, देखिए सब साथ साथ चल रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, जितना स्पेस है बराबर बराबर बांटा है। तो आपको भी मैं कहना चाहती हूँ कि डायरेक्ट लिखना मत शुरू होइए, पहले एक फ्रेम बनाइए, जितना स्पेस दिया उसको बराबर बांटिए। ब्लैक पेन से बिलीव में पहले मैंने सिर्फ हेडिंग डाली थी दोनों, उसके बाद कंटेंट लिखा है ताकि इनजस्टिस नहीं हो पाए। इनजस्टिस का, अच्छा हो सकता है आपको ऐसे लग रहा हो कि इस इनजस्टिस का मतलब क्या है। इमेजिन कीजिए मैंने लिखना शुरू किया और यहाँ आने के तक मेरा कंटेंट खत्म हुआ, फिर मैं लिखूँ इसको यहाँ SLR को, तो मुझे कितनी जगह मिलेगी? तो ये तो 2.5 नंबर का ही था, तो मैंने 2.5 में से मुझे मान लीजिए 2.5 मिले, लेकिन जिस SLR को मुझे 2.5 मिल सकते थे उसको में से मुश्किल से मुझे आधा नंबर मिलेगा, तो मुझे टोटल कितना मिलेगा? 3। वेराइज में बराबर बराबर बांटती तो 2 और 2 मिलते तो भी 4 तो हो जाते। तो मेरे कहने का मतलब प्लीज़ फ्रेमवर्क बनाइए, एक स्केलेटन बनाइए, उसके बाद आंसर्स लिखिए। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। फार्मा उद्योग के व्यापक विकास के लिए आवश्यक घटक, यानी एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रॉड बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फार्मा इंडस्ट्री। अब ये इसका आंसर मुझे नहीं आता था। इमेजिन कीजिए मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, और एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन हमें ये अपने ज्ञान से तो समझ में आता है कि फार्मा इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब दवाइयाँ खाते हैं, हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दवाइयाँ शामिल हैं, और कोविड ने तो सबको अच्छे से समझा दिया है कि बॉस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना क्यों ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी दवाइयाँ होनी क्यों ज़रूरी हैं। इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ें डाली? सबसे पहले डाल PLI स्कीम, क्योंकि कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था कि PLI स्कीम को फार्मा सेक्टर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो मैंने सबसे पहले PLI स्कीम डाली। फिर डाला रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, नई दवाइयों का अनुसंधान जब तक नहीं होगा, और अनुसंधान एक बहुत कॉस्टली अफेयर है, ओनली द गवर्नमेंट्स कैन सपोर्ट इट, प्राइवेट कंपनीज के बस की बात है नहीं, तो मैंने शोध का प्रोत्साहन लिखा। थर्ड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के एग्रीमेंट। एक कंपनी जिसने कोई दवा का आविष्कार यूरोप में किया है और उस दवा की आवश्यकता भारत में बहुत अधिक है, तो क्यों ना हम सरकार लेवल पे कार्य किया जाए कि वहाँ से उस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट साइन करे, पैसा दे उनको, और वो दवाई भारत में बने ताकि सस्ती लोगों तक मुहैया हो पाए, rather than importing that drug from outside world and then making it very costly for the people। तो इसी बात को मैंने यहाँ लिखा है कि टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के एग्रीमेंट जो सरकार को करने चाहिए, तकनीकी हस्तांतरण समझौते।
और फिर मैंने इसको और सोचा क्या हो सकता है, तो फार्मा उद्योग, भारतीय फार्मा उद्योग की साख पूरे वर्ल्ड में अच्छी है। तो यूरोप में शायद हम नहीं बेच पाए दवाइयों को क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन हम अफ्रीका में तो बेच सकते हैं, न्यूजीलैंड में तो बेच सकते हैं, या शायद ऑस्ट्रेलिया में भी बेच सकते हैं। तो यानी हम नए मार्केट को अगर ढूंढेंगे, उनकी खोज करें, तो ज़्यादा सामान बनेगा यहाँ से और वहाँ जाकर के बेचेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी। तो इस डायमेंशन को भी मैंने यहाँ इंक्लूड करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव रेगुलेशन। कोऑपरेटिव रेगुलेशन का मतलब ऐसे नियम जो कि मतलब जैसे हमारा संविधान है बहुत फ्लेक्सिबल है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है सख्त हो जाता है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है नरम हो जाता है। तो सिमिलरली इनके लिए भी रेगुलेशंस ऐसे ही होना चाहिए, दंडकारी नहीं हो, कुछ बढ़ावा देने वाले भी हों, सहयोगात्मक हों। तो रेगुलेशंस को सॉफ्ट बनाने की आवश्यकता है। और छठा मैंने इसमें डाला है अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति हो, तभी तो फार्मा इंडस्ट्री चल पाएगी। हमने थोड़े दिनों पहले सुना था कि वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं मिल पा रहा था, तो वैक्सीन की डोजेस भी नहीं बन पा रही थी। तो मेरे ख्याल से सरकारी लेवल पे भी ये प्रयास होना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ आई हैव अप्रोच टू दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर आपको पसंद आ रहा होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की समीक्षा कीजिए। इस पे RAS 2018 में भी क्वेश्चन आया था, उसमें उसके 10 डायमेंशन पूछे गए थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के। अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस याद रखना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और जो इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट थी उसमें हम 63rd रैंक पे हैं। हमें ये भी याद रखना है कि रिपोर्ट आई थी 2020 में और था डेटा 2019 का, और हम 14 पोजीशंस अब चले हैं, यानी हमने 14 स्थानों का हमने प्रगति करी है। ये देखिए मैंने हाईलाइट में लिखा हुआ है, यानी बोल्ड मार्कर से लिखा हुआ है। फिर 10 उन्नयन के क्षेत्रों में भारत को शामिल किया गया, यानी टॉप 10 इम्प्रूवर्स में शामिल किया गया भारत को। फिर इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये देखिएगा, ये 5 ऐसे एरियाज हैं जिसमें भारत ने बहुत अच्छी प्रगति की है, और ये 4-5 एरियाज ऐसे हैं जहां भारत डाउन गया है। भाई यहाँ पे क्या करना है, संक्षेपण करना है, यानी समरी बतानी है आपको कि इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो समरी में तो ये बता दिया कि 63rd रैंक पे हम फिनिश हुए हैं, हमने 14 रैंक्स का जंप किया है और टॉप 10 इम्प्रूवर्स में हैं हम। तो ये एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट थे जहाँ पे हमने काम किया अच्छा, और ये वो गड़बड़ी वाले क्षेत्र हैं जहाँ और सुधार की आवश्यकता है। अब सुधार की आवश्यकता कहेंगे, गड़बड़ी तो नहीं कहेंगे। शब्दों का चयन आपको इस प्रकार से करना है कि हमेशा पॉजिटिव दिखे। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कई टाइप के काम करता है। सुनने में शायद मतलब एक नेव यूज़र को लगेगा कि उसका काम तो सिर्फ पैसा देना है, नहीं, उसका काम सिर्फ पैसा देना नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा काम है सर्विलांस का, यानी निगरानी का। किस प्रकार की निगरानी, 2 देश आपस में किस प्रकार का एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक देश ने किसी रीजन के साथ में कैसा एग्रीमेंट किया है, रीजनल एग्रीमेंट कैसे हैं, उन सब के बारे में। तो बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, उन सब की निगरानी करता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसा देता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब क्राइसिस होगा, जैसे भारत के सामने भी आया था 1991 में, तो ऐसे ही जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होगा तो वो पैसा देगा, जिससे ऋण, अनुदान, रियायती दरों पर वित्तीय सहयोग, इस प्रकार की चीज़ें देता है। थर्ड जो असिस्टेंस है वो टेक्निकल है। यहाँ टेक्निकल का मतलब तकनीक, वो तकनीक नहीं है कि जैसे रोबोट बनाने की टेक्नोलॉजी दी, नहीं, यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो है फाइनेंस से रिलेटेड ही। यानी जब आप पॉलिसी बनाएंगे तो कौन कौन से डायमेंशंस को आपको कवर करना चाहिए, कौन कौन सी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो उसकी को कहा गया है तकनीकी सहायता। और ये प्रशिक्षण भी देता है, तकनीकी सहायता के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है। फिर है IMF की ओर से लैंडिंग। अगर कोई इकोनॉमी ऐसी है जो बहुत ही गर्त में जा रही है, यानी उसको बहुत डाउनफॉल हो गया है, तो उसको रिकवर करने के लिए भी IMF लैंड करता है पैसा। और IMF जो है वो रिसर्च और डेटा कलेक्शन करता है। आप जानते हैं कि IMF की तरफ से हर साल रिपोर्ट्स आती हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है इट पब्लिशेज रिपोर्ट्स, यहाँ भी मैंने लिखा है आंकड़े उपलब्ध कराना और अनुसंधान को बढ़ावा देना, रिपोर्ट जारी करना। तो इस प्रकार से आपको इस आंसर को अटेम्प्ट करना चाहिए था। इट इज़ वन ऑफ द मॉडल आंसर्स, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ द बेस्ट आंसर। Now coming to probably a few of the last questions of 5 markers.
ये है कृषक कल्याण कोष, इंग्लिश में भी इसी नाम से है ये बनाया कब गया था? तो देखिए मैंने यहाँ बोल्ड में लिखा है 2019, यहाँ 2019 बोल्ड में लिखा है। इसका उद्देश्य पहले लिखा है, और फिर ये जो प्रोविजंस है इनको यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, तो यहाँ देखिए मैंने यूटिलाइजेशन और यहाँ मैंने प्रयोग, इन सबको बोल्ड में लिखा है सो दैट दूर से ही कैच हो जाए कि यहाँ प्रोविजंस हैं और ये 6 प्रोविजन लिखे हुए हैं। हो सकता है कि जल्दीबाजी में कोई पढ़े ना पढ़े, बट व्हाट आई हैव ट्राई टू डू इज टू एम्फसाइज कि ये मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा है, ईयर लिखा है, 1000 करोड़ के कॉर्पस से शुरू हुआ था वो लिखा है, और फिर कुछ बुलेट्स लिखी हैं। चाहते क्या थे? 250 करोड़ रुपए अभी भी राबी के क्रॉप के पेमेंट के लिए दिया गया था, APMCs को के रेनोवेशन के लिए जाएगा, फार्मर्स इन डिस्ट्रेस को दिया जाएगा। अब देखिए ये लाइन क्या है, व्हाट इज दिस लाइन? दिस लाइन टेल्स कि मैंने इसका भी एक कंक्लूजन लिखा है, और इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कंक्लूजन। दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर फार्मर वेलफेयर। ये देखिए, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ अगर पॉसिबिलिटी हो तो प्लीज़ एक पॉजिटिव कंक्लूजन लिखिए। आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से आप क्या समझते हैं? तो यानी पहले उसके बारे में आपको बताना होगा, डेफिनेशन, और फिर उसके बारे में राजस्थान के संदर्भ में इसका ट्रेंड क्या रहा है, यानी कितना अप एंड डाउन रहा है। तो यहाँ मैंने इंक्लूड किया है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की डेफिनेशन, फिर IIP की सीरीज़ के 3 ग्रुप हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग का, माइनिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है विनिर्माण, खनन और विद्युत का। फिर मैंने दिखाया है कि राजस्थान का ट्रेंड क्या रहा। तो उसका ट्रेंड 2016 से 18-19 तक अप इंक्रीजिंग ट्रेंड था, और 19-20 से डिक्रीजिंग ट्रेंड था। सो दिस इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई मित्र प्लस। ई मित्र मुझे बहुत पसंद है, और इनफैक्ट ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। ई मित्र प्लस तो उससे भी एडवांस्ड है। इट इज़ लाइक एक ATM जैसा बना हुआ होता है, जाइए और जैसे हम ATM को सेल्फ ऑपरेट कर सकते हैं, मेन्यूज ऑप्शंस दिए होते हैं, वैसे आप ऑप्शंस डाल दिए। या अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल पे गए हो तो जैसे आप अपने बैगेज के लिए को निकालते हैं बैगेज स्लिप, वैसा ही है बिल्कुल। आप इसमें स्कैन भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, आप इसे प्रिंट भी ले सकते हैं, इससे आप पेमेंट भी कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है? कई ई मित्र वाले 30 रुपये की जगह 50 रुपये चार्ज करते हैं, घंटे के हिसाब से भी चार्ज करते हैं। उन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं कि ई मित्र प्लस है क्या, ये देखिए। फिर कौन कौन सी सुविधाएं, तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़, लाभ क्या है, यहाँ मैंने बेनिफिट्स लिखे हैं। इट विल स्टॉप द करप्ट प्रैक्टिसेस, टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विस, कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी फास्ट। सिमिलरली कम लागत, भ्रष्टाचार के मामलों की रोकथाम, कभी भी कहीं भी लगाया जा सकता है। तो इट्स अ वेरी इनोवेटिव स्टेप फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट। अब ये देखते हैं नीची साक्षरता के कारण। ये क्वेश्चन मुझे समझ लीजिए कि मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था, लेकिन इसको अटेम्प्ट कैसे करें। आपकी मेरी हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है कि राजस्थान में लो लिटरेसी है। उसके रीजंस क्या हैं कि देखिए उसके रीजंस मैंने कहा, सोशल मेल प्रैक्टिसेस, आज़ादी से पहले जो हमारे रूलर्स थे उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस पर। फिर गरीबी क्यों? क्योंकि जब आपके पास पॉवर्टी है तो आप बेसिक नीड्स पे ध्यान देते हो, एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते। फिर मनोवृत्ति, एटीट्यूड, जो एल्डरली लोग हैं उनको आप ये बोलना है कि ताऊ जी पढ़नो लिखनो सीख जाओ, तो वह को नहीं सीखें, वह मना कर दिए। तो इसका मतलब द एटीट्यूड इज़ बैड, एटीट्यूड हैज़ टू बी वर्कड अपॉन। तो एटीट्यूड प्रॉब्लम है। फिर जब हम साक्षरता की बात करते हैं तो साक्षरता में सभी लोग शामिल होते हैं जो 7 वर्ष से ऊपर हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि एल्डरली लोगों में क्या समस्या है। फिर लो पेनिट्रेशन ऑफ स्कूल्स, ढाणियाँ इतनी सारी बनी हुई राजस्थान में और वहाँ तक स्कूलें नहीं हैं और फिजिबल भी नहीं है। फिर लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट, किसी पढ़े लिखे गरीब बेरोजगार आदमी को देखते हैं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं इससे तो बिना पढ़ा लिखा ठीक, मतलब पढ़ लिख करके भी नौकरी ना लगे तो समाज में अपने आप में एक नेगेटिविटी आती है शिक्षा के खिलाफ। तो मुझे लगा ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। इस प्रकार से मैंने 6 कारण लिखे हैं। आपको कुछ और कारण याद आ सकता है, उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। यहाँ चलते हैं, फ्लैटनिंग ऑफ कर्व। आई हैव ट्राइड टू मेक अ स्मॉल ग्राफ। पहले नंबर्स बढ़े, फिर पीक आया, फिर फ्लैट हो गया। सिमिलरली मैंने यहाँ लिखना भूल गई,
कि किसको पीक कहते हैं, ये फ्लैटनिंग ऑफ कर्व है और ये राइजिंग ट्रेंड है। पर इसका मतलब ये है कि ये प्लेटो ऑफ कर्व आने के बाद की स्थिति है, जिसमें होगा क्या कि आपके हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर कम स्ट्रेस होगा, जितने लोग बीमार होंगे उतने लोगों को इलाज मिल जाएगा। और ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है जब भी हम को जैसे महामारी से जूझ रहे होते हैं। ये एक सवाल था जिसके मैंने एब्सोल्युटली तुक्के मारे हैं, प्रतिचक्रीय और प्रोचक्रीय। वैसे ये प्रो के बजाय अनुचक्रीय होना चाहिए था, नो इश्यूज। बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि धारा के साथ, ये धारा क्या है, जैसी इकोनॉमी में स्थिति है, आर्थिक स्थिति जैसी भी है, वैसा ही बर्ताव। यानी जब पैसा आए तो खूब खुल के खर्च करो, नहीं हो तो स्पेंडिंग को बंद कर दो। तो देखिए इसी से रिलेटेड मैंने आंसर लिखने की कोशिश की। इनफ्लो द कैश ड्यूरिंग रिसेशन फॉर लिक्विडिटी, ये काउंटर यानी उल्टा है। कट डाउन द टैक्सेस, स्टिमुलेट इकोनॉमी विद स्पेंडिंग ड्यूरिंग रिसेशन। और इसका अनुचक्रीय होगा तो क्या होगा, यदि मंदी की स्थिति है तो तरलता का शोषण कर लो, मंदी की स्थिति है तो कर में बढ़ोतरी कर दो, और मंदी स्थिति है तो सरकारी खर्चों में कमी कर दो। उल्टा क्या होगा, समृद्धि काल में सरकारी खर्च बढ़ाइए, समृद्धि काल में कर में कटौती कीजिए। और जब इसको जब काउंटर करना हो तो इन सबके उल्टे स्टेटमेंट्स लिख दीजिए। लेट्स गो नेक्स्ट। ये तो राष्ट्रीय पोषण मिशन, मुझे लगा टेबल जहां इंक्लूड कर सकते हैं उससे अच्छा कोई तरीका होता ही नहीं है बताने के लिए, डेटा बताने के लिए। तो देखिए क्षेत्र, कमी का लक्ष्य, एनीमिया के लिए लक्ष्य छोटे बच्चे, महिलाएं, किशोरियां, सिमिलरली 2%, 2%, 3%, 2%। और ये किसने बनाया, इसलिए मैंने नीति आयोग को बोल्ड में लिखा। फिर टारगेट क्या है, कुपोषण मुक्त भारत 2022 तक। अब 22 क्या है, क्योंकि आने वाला है तो इसका फेज 2 चल रहा है। ये करंट अफेयर का नोट है। ये था मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की विशेषताएं। अब ये फ्लो डायग्राम के लिए सब लोग बोलते हैं कि फ्लो चार्ट्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए। दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड। इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 May 2021। ये इसके फीचर्स, ऑटो रजिस्ट्रेशन फॉर NFSA एंड SECC 2021 लोग। यहाँ देखिए शामिल परिवार, यहाँ इसका इंग्लिश कवरेज। इधर चलते हैं, कैशलेस सुविधा दे रहे हैं, जन आधार कार्ड आवश्यक है। अब ये देखिए यहाँ एक कोई खास बात लिखी है मैंने, दिस स्कीम रूल्स राइट टू हेल्थ फॉर ऑल। यहाँ भी इंक्लूड करना चाहिए था, दिस स्कीम रूल्स राइट फॉर हेल्थ, राइट टू हेल्थ। और राजस्थान पहला राज्य है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस में सबको कवरेज दी है। इट इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव, दिस लाइन मस्ट बी इंक्लूडेड हियर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 5 मार्कर, इट टॉक्स अबाउट सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए सरकार के जो राजस्थान सरकार की जो प्रतिबद्धताएं यानी क्या कमिटमेंट्स हैं। तो ये कमिटमेंट तो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मुझे सिर्फ 4 याद आ रहे थे तो मैं 1 2 3 4 लिखा है। एंड आई एम श्योर जो मेरी कॉपी जो भी चेक करेगा वो मुझे 4 से ज़्यादा नंबर देने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। 4 इज मैक्सिमम, मुझे 4 ही याद आ रहे थे। कमिटमेंट ऑफ इनकम, हाँ ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी रिसेंटली एक चेंज हुआ था। सरकार ने कहा था कि इस प्रकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का विजन बनाए हम कि लोगों को हम ऑनेस्ट ट्रीट करें जब तक कि इसके अलावा इससे उल्टा सोचने का कोई कारण ना हो। दूसरा, लोग इनकम टैक्स से डरे नहीं, जो डर था ना उस डर को ख़त्म करना था। तो उससे रिलेटेड ये 4-5 कमिटमेंट्स थे। ये अच्छे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ नया करने की गुंजाइश थी नहीं। मैं आती हूँ उन बड़े सवालों पे जो मुझे मेरी यूएसपी है। यहाँ आते हैं, PLI स्कीम का वर्णन दीजिए। PLI स्कीम की पहले यहाँ फुल फॉर्म लिखनी थी, कितने कॉर्पस से शुरू किया गया वो लिखा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बिलीव मी, प्री में भी आने की बहुत बड़ी संभावना है। ऐसा भी आ सकता है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में इनमें से कौन सा चैंपियन सेक्टर नहीं है। ये 10 इसके चैंपियन सेक्टर्स हैं और ये करना क्या चाह रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, पैसा कमाओ। ये देखिए, एंश्योर एफिशिएंसी
क्रिएट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इस्टेब्लिश बैकवर्ड लिंकेज, इन सब का एक और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसको दूसरे तरीके से इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें मैंने बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड को हाईलाइट करने की कोशिश की है। कई बार ऐसे लोग पूछते हैं क्वेश्चन कि मैम जो इंग्लिश के होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको हिंदी में कैसे लिखें, तो दिस इज हाउ यूज्ड। देखिए वर्ड टू वर्ड सेम है। यहाँ लिखा है एडवांस सेल बैटरी, यहाँ एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी। सेल और बैटरी हिंदी देवनागरी भाषा में लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इनके हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे ना तो इट विल बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट इस सवाल को आप पॉलिटी में भी याद कर सकते हो। पॉलिटी में जो सेंटर स्टेट रिलेशन है ना, ये वहां भी आ सकता है। भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कोविड के समय पे राज्यों को रिसेशन से उबारने के लिए। ये उससे रिलेटेड सारे कदम हैं। पहला कदम क्या उठाया, आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया। दूसरा कदम जीएसटी के नुकसान के लिए मुआवजा दिया और चॉइसेस भी दी। और मुआवजा देते वक्त ये कहा कि आपको 2 विकल्प हैं, आप ऐसा कीजिए, जीएसटी का आपका जो इतना लॉस है उसके बराबर या तो उधार ले लो या फिर मार्केट से उगा लो, यानी मार्केट से ले सकते हैं आप। फिर ब्याज मुक्त ऋण भी दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया। फिर ये कहा कि कोविड-19 को नोटिफाइड डिजास्टर बना दिया। उससे क्या होगा, इसके लिए जितनी भी स्पेंडिंग है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी। फिर केंद्र द्वारा मुफ्त टीकाकरण, इमेजिन कीजिए कितना पैसा खर्च होता। राजस्थान में मेरे ख्याल से आज के दिन टीकाकरण का जो स्टेटस है वो 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लग गया है, तो कितना पैसा खर्च होता। ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है। फिर चिकित्सकीय सहायता भी दी। क्राइसिस के टाइम पर नॉट ओनली टीका आया, दवाइयाँ भी आई, उपकरण भी आए, ऑक्सीजन भी आई, वो भी सेंटर ने फ्री में भेजा। तो मेरे ख्याल, अच्छा वो इनडायरेक्ट है, आप फ्री में भेजा है तो उसका मतलब राज्य के ऊपर भार नहीं आया ना, राज्य के ऊपर कोई भार नहीं आया। तो आपको इसको मेंशन करना चाहिए। मैंने यहाँ सिर्फ 6 लिखे हैं, बिलीव मी 5000 नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि सिर्फ 6 ही लिखे। मुझे 6 ही याद आ रहे थे। आप 7, 8, 9, 10 लिख सकते हैं और लिखने चाहिए अगर आपको याद आ रहे हैं। तो मेरी तैयारी 2 साल हो गए मुझे एग्जाम लिखे हुए, तो मुझे इतना ही याद आया था। पढ़ते तो शायद और अच्छा देता जी। ये क्वेश्चन है जन आधार योजना के उद्देश्य क्या हैं। ये तो मैंने देखिए 10 इंक्लूड किए हैं, तो 6-7 नंबर मिलने की संभावना है। ये तो एक बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें अपना कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता थी नहीं। इंपॉर्टेंट बात थी, एक कार्ड, एक नंबर, एक पहचान, ये इसकी टैगलाइन है। इस टैगलाइन को लिखना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, मुझे लगा कि इसमें इनोवेशन आ सकता है, इसमें कुछ क्रिएटिविटी की जा सकती है। ये था, राजस्थान के आर्थिक विकास में बाह्य वित्तीय स्रोत, यानी what is the role of external assistance in economic development of state? Give a brief description of Rajasthan agriculture component। ये देखिए, ये एक प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो यानी इस सवाल के 2 पार्ट्स हैं, 5 and 5। तो यहाँ मैंने बिल्कुल इनजस्टिस नहीं किया, आधे में बांट दिया है और लिखा है सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस होते क्या क्या हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने पैसा दे दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया, दूसरे राज्यों के देशों की सरकारों ने पैसा दिया, ब्रिक्स बैंक ने दिया, या जापान की जो एजेंसी है JIK उसने दिया। फिर सेक्टर ऑफ कोऑपरेशन, कहाँ कहाँ सहयोग मिलता, कहाँ है, पेयजलीय प्रोजेक्ट के लिए मिलता है, चिकित्सा के लिए मिलता है, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, वनों के लिए, गरीबी के उन्मूलन के लिए, ये सब यहाँ इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो अब इससे क्या हुआ, सहायता की भूमिका क्या है, इस तक तो आ गए। फिर हमें लेना था कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। इस योजना का उद्देश्य, इसके एक्शन और इसके परिणाम, स्कोप, रिजल्ट्स। फिर क्योंकि ये 10 नंबर का सवाल है, इसमें हमें एक निष्कर्ष यानी एक कंक्लूजन मस्ट है। तो यहाँ मैंने दोनों में निष्कर्ष लिखा है, कंक्लूजन लिखा है। आपसे रिक्वेस्ट है, स्पेस हो नहीं हो तो भी 2 लाइन जरूर निकालिए, निष्कर्ष लिख के आइए और पॉजिटिव लाइन पे लिखिए। लाइक हियर आई हैव रिटन, द एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट्स हैव बीन अ सिग्निफिकेंट गेम चेंजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट।
अफॉरेस्टेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स। जयपुर मेट्रो इज ऑल्सो एक्सटर्नली फंडेड। एक एग्जाम्पल और लिख दिया। तो ऐसा कुछ आप भी कीजिएगा। कमिंग टू नेक्स्ट इज 3 कृषि सुधार। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कृषि के इतने बड़े सुधार हो जाएं और उसमें सवाल नहीं आए। इट वॉज मच एक्सपेक्टेड। I prepared this during interview, so I had mentioned it, including some of the examples of some of the key points which I prepared during my interview. इनको मैंने as it is लिखा है। एक तो ना ये नाम इतने बड़े बड़े हैं कि वो आपका स्पेस खा जाएंगे, तो यहाँ तो मैंने ऐसे लिखा है कि एक ही लाइन में डबल कर लिया है। ये देखिएगा, एक ही लाइन को डबल यूज़ कर लिया है। ये छोटा नाम था तो एक में आ गया। सिमिलरली ये अच्छा, हिंदी में लिखना आसान होता है, कम जगह में ज़्यादा शब्द आ जाते हैं। ये देखिएगा, यहाँ इस साथ इसको मैच कीजिए। लेकिन यहाँ भी मैंने कंक्लूजन लिखा है और यहाँ भी कंक्लूजन लिखा है। याद रखिएगा, आपकी आइडियोलॉजी कैसी भी हो, आप किसान के बच्चे हों नहीं हों, हम हर रोज़ हमारा वास्ता पड़ता है किसानों से, उनके उत्पादों से। लेकिन चूँकि ये सरकार ने नियम बनाया है और पारित है, सरकार लोगों को रिप्रेजेंट करती है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलीफाई नहीं किया है। आपकी पर्सनल ओपिनियन कैसे भी हो, आपको इसको पॉजिटिव लाइन पे ही ख़त्म करना है। मैंने लिखा है, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ये कृषि सुधार समय की मांग है और सदियों से बेड़ियों में बंधे हुए किसान को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं ताकि वह आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो the idea is, please write positive conclusion. It was the next question or probably the last question. It talks about नकद विहीन लेन देन, कैशलेस ट्रांजैक्शन। अब पहले तो आपको डिफाइन करना चाहिए कैशलेस ट्रांजैक्शन है क्या। जो प्लास्टिक मनी, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से हो, ऑनलाइन ट्रांसफर्स हो, नेट बैंकिंग हो, UPI हो या आधार इनेबल्ड पेमेंट हो, तो इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर प्रासंगिकता की विवेचना करनी है। कोई भी चीज़ प्रासंगिक तब होगी जब हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पता हों, यानी इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और फ्यूचर और वे फॉरवर्ड क्या है। हियर ऑल्सो चुनौतियाँ क्या क्या हैं, लाभ क्या क्या है, आगे की राह भारत में क्या है। क्यों? क्योंकि प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा, मैंने वो इंक्लूड किया है वो वाला टाइम, 8 नवंबर, यस हियर इट इज 8 नवंबर। तो जितना भी आपको इससे रिलेटेड कंटेंट याद आ रहा हो, ट्राई टू इंक्लूड। आपको इनके PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, समय की ऐप पे भी मिल जाएंगे, और मैं हर वीक में जब भी ये टेस्ट होता है उसके आंसर्स मैं खुद लिख के देती हूँ, सो दैट अगर 5 लोग भी, सिर्फ 5 लोग भी कुछ सीख पाए या मैं उनके मार्क्स में कुछ भी इम्प्रूवमेंट करवा पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी। मॉडल आंसर्स मेरे लिखे हुए मिलते हैं। सो डू जॉइन सम्यक टेस्ट सीरीज़। थैंक यू सो मच। आप मुझे कमेंट्स लिख सकते हैं और आपके बहुत सारे पर्सनल कमेंट्स आते हैं, पर्सनल गाइडेंस आती है, उसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, उसका लिंक भी मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच। अच्छी तैयारी कीजिए, सफलता को सुनिश्चित कीजिए। नमस्कार।